हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास मराठा वाला सेशन हम लोग स्टार्ट किया है और पिछली क्लास में हम लोगों ने शिवाजी के बारे में जानने की कोशिश की थी और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि मराठा जो साम्राज्य है उसका उदय कैसे हुआ था। आज दोस्तों हम बात करेंगे मराठा प्रशासन के बारे में, विशेषकर शिवाजी के प्रशासन के बारे में कि आखिर शिवाजी ने अपने साम्राज्य को किस तरीके से गठित किया और गठित करने के बाद उसको कैसे चलाया। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर मध्यकालीन भारत में एक विजयनगर साम्राज्य के बाद अगर कोई हिंदू साम्राज्य गठित हुआ तो उसका प्रशासन कैसा था। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हमें आखिर पता तो चले कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए शिवाजी की सोच कैसी थी, शिवाजी के विचार कैसे थे और किस तरीके से शिवाजी ने अपने प्रशासन को बना करके किस तरीके से इस साम्राज्य को गठित किया था। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और ये ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप लोगों को बता देते हैं कि स्टडी IQ आप लोगों के लिए एक 5 मई से मई इवनिंग फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रही है, जिसका उद्देश्य है 2026-2027 के उन एस्पिरेंट्स को जो रियली में तैयारी करना चाहते हैं लेकिन गाइडेंस और सही दिशा का अभाव है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे साथ MK लाइव कोड के साथ में ये बैच आपको 31,999 रुपये में मिल जाएगा और साथ के साथ इसमें मेरी पर्सनल गाइडेंस भी इंक्लूड है, यानी पर्सनल मेंटरशिप के साथ फैकल्टी मेंटरशिप भी है, तो आप कर सकते हैं। और इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, फाउंडेशन क्लास, टेस्ट सीरीज, प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस और बुक्स, मटेरियल, एवरीथिंग, ये सब फ्री है। साथ के साथ है उसमें प्री और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। मंथली जो टेस्ट टॉपर होगा उसके लिए 11,000 रुपये का प्राइज मनी भी है। प्री पास करने पर पूरा का पूरा फीस रिफंड का ऑप्शन भी है। तो सोचिएगा, अगर आप मेहनत करते हैं तो पैसा भी मिलेगा और रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस अमाउंट को ले करके जाएँ और हम भी चाहते हैं कि आप मेहनत करें और रिजल्ट ले करके आएँ। ठीक है ना। चलिए, और इसमें ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो MK लाइव कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम नंबर है और ये टेलीग्राम बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे मेरे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इसकी पूरे वीडियो रिकॉर्डेड की जो PPT वगैरह है वो सब आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कॉल नहीं लगेगा। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, ये मेरा मेल ID है जिस पर आप ऑफिशियली भी कोई भी मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने शिवाजी के व्यक्तिगत प्रशासन और व्यक्तिगत परिचय और उनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कि शिवाजी का प्रशासन कैसा था। ध्यान रखिएगा, प्रशासन पढ़ने के लिए आपको एक कहा जाए तो एक पैटर्न होता है, एक परफॉर्मा होता है जिसके थ्रू हमें आसानी से चीजें याद भी रह सकती हैं। देखिए, प्रशासन कोई भी हो, सबसे पहले उसकी चीज का मतलब होता है कि हमें प्रशासन का स्वरूप पता होना चाहिए। उसके बाद केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, केंद्रीय प्रशासन। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन के बारे में व्यवस्था पता होनी चाहिए, प्रांतीय प्रशासन कैसा है ये पता हो। और इसके अलावा अन्य जो कुछ भी गतिविधियां हैं वो इसमें हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि जब हम केंद्रीय प्रशासन पढ़ें तो इसमें हमें वहां के राजा, उसके अधिकार, उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, हमें उसके मंत्री परिषद के बारे में पता होना चाहिए जो उसकी सहायता करती है। उसके बाद राजस्व प्रशासन, राजस्व व्यवस्था कैसी है, सैन्य व्यवस्था कैसी है, या उनका न्याय प्रशासन कैसा है, इन सब के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। और इसी पैटर्न में हम लोग पढ़ने की कोशिश भी करेंगे, वन बाय वन सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं शिवाजी के प्रशासन को लेकर के। और उसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों आपका स्वरूप। शिवाजी के प्रशासन का स्वरूप कैसा था। तो देखिए, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये हिंदू
सिद्धांतों व आदर्शों पर आधारित था। आदर्शों पर आधारित, ठीक है ना। यानी कि इसमें हिंदू सिद्धांतों को अपनाया गया, हिंदू परंपराओं को अपनाया गया, सारी चीजें की गई। साथ के साथ इसका जो स्वरूप है वो है आपका निरंकुश, लेकिन कल्याणकारी राजतंत्र की व्यवस्था, क्योंकि शिवाजी छत्रपति के रूप में है, राजा के रूप में है, ठीक है ना। ये दो महत्वपूर्ण उसके स्वरूप के संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं। अब बात आती है उसके कंसेप्ट में कि एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा, शिवाजी को जो साम्राज्य है वो दो तरीके का है, जिसके वो राजा माने जाते हैं, सारी चीजें हैं। एक राज्य जो है वो राज्य के दो रूप हैं। एक है स्वराज, जिसके लिए पूरी लड़ाई होती है, स्वराज यानी कि अपना शासन, अपना क्षेत्र, अपनी व्यवस्था हो, ठीक है ना। और दूसरा है मुल्क ए कादिम, मुल्क ए कादिम, यानी कि यह पड़ोसी क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र के आसपास का ही, लेकिन इस पर मुगलों का या अन्य क्षेत्रों का प्रभाव है। तो यह शिवाजी का अपना राज्य है और यह पड़ोसी मराठी क्षेत्र में पड़ोसी है, लेकिन मराठा एवं दक्कन का क्षेत्र है जो मुगलों के और अन्य शासकों के अधीन है। और शिवाजी इस पर यह दावा करते हैं कि यह हमारा होना चाहिए, हमारे अंदर में होना चाहिए। इस तरीके से यह व्यवस्था है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं दो अलग तरह के राज्य की परंपरा इसमें की गई है, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इसी के लिए उनके पूरे की पूरी व्यवस्था संचालित होती है। जो आपने नाम सुना है चौथ और सरदेशमुखी का, वो इसी क्षेत्र से वसूले जाने की परंपरा का कंसेप्ट है, इसी पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके एवरीबॉडी, अब बात करते हैं इनके केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन जिसे हम कह सकते हैं कि भाई इनका जो राज्य है केंद्रीय प्रशासन, यानी कि संपूर्ण जो राज्य है वो स्वराज कहलाता है। और स्वराज में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है शासक, यानी कि राजा, अर्थात इन्हें कहा जाता था छत्रपति, और ये सर्वाधिकारी थे, सर्वाधिकारी, यानी कि सभी अधिकार इनके अंतर्गत निहित हैं। यह ध्यान रखिएगा, यानी कि सभी शक्तियां, चाहे वो विधायी शक्ति हो, आपकी कार्यपालिका शक्ति हो या न्यायिक शक्ति हो, हर तरह की शक्ति, एवरी टाइप ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ छत्रपति, वही है सब कुछ, सर्वे सर्वा। इसलिए इनको कहा जाता है निरंकुश शासक, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये शासक हैं और इनके द्वारा किया गया हर निर्णय सभी को स्वीकार करना होगा, सारी चीजें करनी होंगी, ठीक। अब उसके बाद अगर हम कह देते हैं तो ये राजा के संदर्भ में है, ओके, तो ये हो गया राजा। अब दूसरी चीज आती है यहां पर ध्यान रखने की है, और वो है आपका मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनको आप आसानी से नोट भी कर सकते हो, साथ के साथ इसको याद भी कर सकते हो। मेरी कोशिश यही है कि मैं पॉइंट फॉर्म में एक एक चीज आप लोगों को बताता चलूं, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद, ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद को शिवाजी ने एक नाम दिया था जिसे कहते हैं अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान कहते हैं, और इसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये कैसे थे? सलाहकारी और सहायक थे। सलाहकारी और सहायक, यानी कि राजा की सहायता करने के लिए और उनको सलाह देने के लिए इनको बनाया गया था। यानी कि इनकी जो सलाह है उसको मानना शासक के लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन ये देते थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
अष्टप्रधान परिषद या अष्टप्रधान इसको कहा जाता था। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन थे अष्टप्रधान वगैरह, उसको आप देखेंगे तो यहां देख सकते हैं। अष्टप्रधान में सबसे ऊपर थे पेशवा। पेशवा सबसे ऊपर, पेशवा या मुख्य प्रधान कहलाते थे। आज के समय में उसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो कहना चाहे कह सकते हैं। पूरे शासन की देखभाल करने वाला व्यक्ति होता था। सभी कार्य वो अपने हाथों में लेकर के चलता था और राजा के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद इसकी मोहर जरूर लगती थी। यानी कि जस्ट लाइक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री होता था उनका। और शासक के बाद दूसरा सबसे बड़ा, शासक के बाद मुख्य अधिकारी है ये, अधिकारी इसको कहते हैं ये। दूसरा इसके बाद हम बात करें तो वो है आपका अमात्य या मजुमदार कहते हैं, दूसरा अधिकारी। अमात्य या मजुमदार, ये उन्होंने दूसरा अधिकारी बनाया। और ये कौन होता था? ये होता था बेसिकली वित्त मंत्री। ये रहा वित्त मंत्री, ठीक है ना। तीसरा होता था मंत्री या वाक्यानवीस। वाक्यानवीश, मंत्री या वाक्यानवीश कैसे थे? और वाक्यानवीश जानते हो, नवीस मतलब लेखक और वाक्या मीन्स घटना, घटना को लिखने वाला, ठीक है ना। तो एक तरीके से दरबार का मुख्य लेखक है, ये दरबारी लेखक है, दरबारी लेखक। यानी कि दरबार में होने वाली हर प्रकार की घटना का ये लेखा जोखा का काम करता है। साथ के साथ गुप्तचर और सूचना विभाग का भी ये प्रमुख है। साथ के साथ गुप्तचर या खुफिया विभाग का प्रमुख भी है। वो भी है, दोनों चीजें इसके पास मौजूद हैं, ठीक है ना। इवन सूचना विभाग भी कह सकते हो, खुफिया विभाग है, सूचना विभाग है। चूंकि लिखता है तो वो भी सारे काम करता है। ये रहा, ओके, क्लियर है। चौथा है सुमंत। सुमंत या दवीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमंत या दवीर। और ये होता था विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री, जो संधि वगैरह करने या युद्ध करने या उनसे बातचीत करने का काम करता था, ये उसका काम था। अगला जो है ध्यान रखिएगा, वो है आपका पांचवा सचिव। सचिव या चिटनिस भी कहते हैं, सुरनवीस भी कहते हैं, चिटनिस। ये रहा, सचिव या चिटनिस कहा जाता है। और ये कौन है? ये है पत्राचार विभाग, पत्राचार विभाग का प्रमुख है। पत्राचार विभाग का प्रमुख है, सेक्रेटरी है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए छठा, जिसे हम कह सकते हैं वो है आपका सेनापति या सरे नौबत। सेनापति या सर ए नौबत। और मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है कि सेनापति कौन होता है, ठीक है ना। मुख्य सेना अधिकारी, मुख्य सेना अधिकारी, यानी कि शासक के बाद सेना का प्रमुख अधिकारी यही है, ठीक है ना। सातवां है न्यायाधीश। आप में से कोई है जो ये बता सकता है न्यायाधीश का काम क्या है? न्याय अधिकारी, न्याय अधिकारी है, ठीक है ना, कह सकते हैं। और एक है आपका सबसे लास्ट, आठवां कहते हैं इसको पंडित राव। पंडित राव,
या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, फारसी में कहते हैं इसको सद्र, यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो धार्मिक प्रमुख कह सकते हैं। धार्मिक प्रमुख, जैसे मुस्लिम सभ्यता में दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में सद्र उस सदूर हुआ करता था, उसी तरीके से इसका नाम है सद्र। धार्मिक मामलों में मुख्य पुजारी कह सकते हैं, धार्मिक प्रमुख कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये थे आपके 8 प्रमुख अधिकारी, मंत्री। लेकिन इनमें से एक दो चीजें और ऐसी बताना चाहता हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इसमें पहली बात, सेनापति को छोड़ करके बाकी सभी ब्राह्मण हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, सेनापति को छोड़कर बाकी सभी ब्राह्मण होते थे। पहला पॉइंट एक। दूसरा, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर बाकी सभी सेनापति या सेना के रूप में कार्य करना इनके लिए अनिवार्य था। न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर सभी के लिए सैन्य कार्य अनिवार्य है। यानी कि बाकी सभी युद्ध में सेना में भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इनमें जो 3 प्रमुख हैं, ये जो 3 सबसे बड़े आगे वाले हैं, इनको प्रांतों का गवर्नर भी बनाया जा सकता था, बाकी किसी को नहीं। यानी कि प्रारंभिक 3 मंत्री गवर्नर भी बनाए जा सकते थे, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, प्रत्येक मंत्री की सहायता करने के लिए 8 लोगों की उनकी खुद की एक परिषद होती थी। ठीक है ना, ध्यान रखना, प्रत्येक मंत्री के लिए, मंत्री को सहायता हेतु 8 लोगों की कार्यालय होती थी। यानी कि 8 लोग आपके राजा छत्रपति की सहायता करते हैं और 8 लोग हर मंत्री के लिए ऑफिस में काम करते हैं, हर एक के लिए। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको इस तरीके से इसमें डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा हम बात करें तो केंद्र में इनकी राजस्व व्यवस्था से लेकर के सारी चीजें क्या क्या थी वो हम लोग बात करते हैं। तो ये तो हो गया। शिवाजी के प्रशासन में दूसरा है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन, और राजस्व प्रशासन को लेकर के मैंने पहले ही कहा 2 क्षेत्र हैं। ठीक है ना। एक स्वराज, स्वराज में इनकी ध्यान रखिएगा मुख्य आय का स्रोत क्या है? भू राजस्व। मुख्य आय का स्रोत क्या है? भू राजस्व। ठीक है ना। और यह भू राजस्व कितना होता था? भू राजस्व होता था 1/3। बाद में अन्य करों को समाप्त करके इसे 2/5 कर दिया गया। 5 कर दिया, यानी कि 40%। यानी कि अन्य करों को समाप्त कर दिया तो उन्होंने कह दिया सीधा 40% ही दे दीजिए। ठीक है ना।
और राजस्व ये उपज के आधार पर होता था, के आधार पर। एक दूसरा, इसके लिए भूमि मापन किया गया, भूमि का मापन किया जाता था और भूमि के मापन के लिए एक जरीब होती थी। जरीब 5 हाथ प्लस 5 मुट्ठी के बराबर, मुट्ठी की ये रही, ये जरीब होती थी। और जिसे हम क्या कहते थे, जरीब को काठी कहा जाता था। रस्सी, जरीब मतलब रस्सी, इसे हम रस्सी कहते थे, जरीब। तो ये काठी होती थी और ध्यान रखिएगा इसमें 20 बाई 20 की काठी बराबर 1 बीघा होता था। 20 इंटू 20 काठी का 1 बीघा होता था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और 120 बीघा के बराबर 120 बीघा के बराबर होता था 1 चवर। तो ये उनकी मापन की इकाई थी। नंबर 1 काठी, ठीक है, नंबर 2 बीघा, नंबर 3 चवर। क्लियर हो गया? तो काठी कितनी बीघा की है? 5 हाथ 5 मुट्ठी के बराबर की है, ये रहा, ठीक है ना। और उपज के आधार पर, और इसमें भूमि का मापन भी किया गया था, अच्छी, मध्यम और खराब, उस तरीके से भूमि को बांटा भी गया था। और जो टैक्स चुकाते थे ये अनाज में भी दे सकते थे और नगद में भी दे सकते थे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, ठीक है ना। और टैक्स दिया कैसे जाता था, ध्यान रखिएगा, ये नगद या उपज यानी कि अनाज के रूप में देय था, ठीक है ना। दूसरा, यहां पर जो प्रणाली थी वो रैयतवाड़ी प्रणाली थी। रैयतवाड़ी यानी कि सीधे किसान से, कोई जमींदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सीधा हम वसूलेंगे। और उन्होंने तो जमींदारी प्रथा को ही खत्म कर दिया था शिवाजी ने। तो मुख्य राजस्व व्यवस्था आपके स्वराज के अंतर्गत ये थी एक। उसके अलावा दूसरा था इनका, एक दूसरी व्यवस्था और भी थी, जो मैंने कहा था मुल्क ए कादिम। मुल्क ए कादिम ये वो क्षेत्र था जो मुगलों के या अन्य राज्यों के अधीन में था, लेकिन महाराष्ट्र के संदर्भ में था। और यहां पर ध्यान रखिएगा, मुल्क ए कादिम में 2 कर थे। नंबर 1 चौथ, पड़ोसी राज्यों की आय का, पड़ोसी राज्यों की आय का 1/4 भाग, 1/4। किस लिए? सुरक्षा के लिए। चौथ होता था सुरक्षा के हेतु। सुरक्षा हेतु। और दूसरा कर होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी ये भी पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/10 भाग होता था। और ये क्यों होता था? क्योंकि शिवाजी ये मान के चलते थे कि जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है वो उस क्षेत्र के सरदेशमुख हैं, यानी कि मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूं पूरे क्षेत्र का, चाहे वो मेरे स्वराज से बाहर ही क्यों ना हो। मैं इस पूरे महाराष्ट्र के क्षेत्र का क्या हूं? सबसे बड़ा अधिकारी, यानी कि सबसे बड़ा जमींदार, सबसे बड़ा शासक, यानी कि सरदेशमुख। इसलिए मुझे वहां का 10% चाहिए ही चाहिए। यह सुरक्षा के लिए होता था। उन पर अटैक करते थे, उनको दबाव डालते थे कि भाई चौथ दे दो, और यह होता था भाई ये तो आपको देना ही देना है, ठीक है ना। तो चौथ और सरदेशमुखी। और ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग समझते हैं कि चौथ पड़ोसी राज्यों से वसूली जाती थी और सरदेशमुखी अपने राज्य से वसूली जाती थी। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यह कंडीशन थी राजस्व प्रशासन की। ओके, क्लियर है? ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा आता है इनका, हम कहें तो इनका सैन्य प्रशासन।
सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन की क्या कंडीशन है? इन्होंने बाकायदा एक अच्छी सेना बनाई थी और उसमें कई सारी चीजों को शामिल किया था। इनकी सैन्य व्यवस्था में देखेंगे तो इनके सबसे महत्वपूर्ण थे दुर्ग, दूसरा था इनका तोपखाना। इन्होंने आपकी नौसेना भी बनाई थी, ऐसा नहीं कि नौसेना नहीं बनाई थी, बल्कि 400 जहाजों का बेड़ा था, और इसके अलावा एक थी इनकी अश्वसेना, घुड़सवार सेना, और दूसरी थी आपकी पैदल सेना। पैदल, ये लोग थे इनके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, दुर्ग इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दुर्ग, और पूरा साम्राज्य दुर्गों पर ही बना हुआ था। पिछली क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया भी था कि इनके सबसे ज्यादा दुर्गों की ही व्यवस्था की गई थी। लगभग कहा जाता है कि 250 के आसपास इनके कुल दुर्ग थे, यानी कि इनकी संख्या लगभग 250 के आसपास थी, के लगभग। और इनके 3 अधिकारी होते थे जो यहां पर दुर्ग की काम करते थे। 3 तरह के लोग होते थे, हवलदार, सूबेदार और कारकुन। हवलदार, सूबेदार और कारकुन, ये होता था, ठीक है ना। शिवाजी के पास एक ठीक ठाक तोपखाना भी था जिसमें लगभग 200 के आसपास तोपें थी, और ये तोपें उन्होंने फ्रांसीसियों से, पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, सभी से खरीदी थी, ठीक है ना। उनके पास लगभग 400 जहाजों का बेड़ा भी था, अच्छी खासी एक नौसेना उन्होंने बनाई थी, लगभग 400 नावें थी। और उनके कोलाबा, भिवंडी और कल्याण, यहां पर उन्होंने नौसेना के अड्डे भी बनाए हुए थे, ठीक है ना। नौसेना अड्डे, नौसेना केंद्र, कहां पर? कोलाबा, भिवंडी और कल्याण, ठीक है ना, यहां पर उनके नौसेना बेड़े थे। उसके अलावा इनकी अश्वारोही सेना थी। अश्वारोही सेना, इसको कहते थे पागा, कहते थे, पगा कहा जाता था, पगा। और ये जो पगा होते थे ये 2 प्रकार के होते थे, बरगीर और सिलेदार। बरगीर और सिलेदार होते थे, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसे होते थे जिनका प्रबंध राज्य करता था, यानी कि उनको हथियार, उनके घोड़ा, उनके बारूद, उनके सारी चीजें, कपड़े, सब कुछ, उसमें केवल सैनिक भर्ती किया जाता था, वो कहलाते थे आपके बरगीर, ठीक है ना। तो बरगीर ये स्थायी प्रकार के होते थे। स्थायी हैं, केंद्र के हैं, ठीक है ना। इन्हें घोड़ा, हथियार राज्य की तरफ से और ये अस्थायी होते थे, यानी कि जब इन्हें युद्ध में बुलाया जाता था अपना घोड़ा हथियार लेकर के स्वयं आते थे, ठीक है ना। और पैदल सेना पायक कहलाती थी, पायक कहलाती थी, पायका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ा अधिकारी सरे नौबत ही होता था, बाकी छोटे छोटे अधिकारी, छोटे छोटे लोग भी होते थे। 9 लोगों का समूह सोचिएगा, इसमें पायक कहलाते थे, और 9 पायक इक्वल टू 1 नायक, यह कहलाता था, ठीक है ना। इस तरीके से कह सकते हैं। या पायक का मतलब है सामान्य से सैनिक, ठीक है ना,
कुल मिलाकर के ये उनकी परिस्थिति थी। अब इसमें हम देखें तो इनकी एक न्याय व्यवस्था भी है, केंद्र के स्तर पर इनकी न्याय प्रशासन भी है, न्याय प्रशासन की व्यवस्था। और इसमें सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश हैं छत्रपति। छत्रपति सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। दूसरा, जो छत्रपति हैं इनका जो न्यायालय है वो सर्वोच्च सबसे बड़ा न्यायालय इनका माना जाता है, ठीक है ना। और इसे हम धर्म सभा या हुजूर मजलिस कहते थे। इनका जो सर्वोच्च न्यायालय होता था, धर्म सभा या आपका क्या बोलते हैं उसको, हाजिर मजलिस कहा जाता था। हाजिर मजलिस कहते हैं। ये रहे धर्मसभा। इनके नीचे जो न्यायाधीश होते थे, अन्य न्यायाधीश, वो भी होते थे, अन्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उनका न्यायालय होता था। प्रांत स्तर पर मजलिस हुआ करते थे। प्रांतों में मजलिस होती थी। न्यायाधीश जैसे हाजिर मजलिस है सबसे बड़ा, और उसके नीचे मजलिस होती थी, और इस मजलिस को सभा कहते थे। जाता था। तो कुल मिलाकर के इनका केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था हमने ये सब देखी। बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो न्याय प्रशासन है ये आपके हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर होता था। हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर इनका न्यायालय चला करता था, कुल मिलाकर के। एवरीबॉडी क्लियर है? तो जितनी सारी चीजें हैं ये मैंने सब आपको बता दी हैं, 1 by 1 A to Z, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर गलती से इस चीज को ध्यान रखना कि नौपायक मैंने लिखे जरूर है। नौपायक का मतलब है यहां पर 9 सैनिक हैं, खाली सैनिक। ये रहे 9 सैनिक बराबर 1 नायक, इस तरीके से इनको माना जाता था, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं शिवाजी के प्रशासन में इनके समय की एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन कि भाई इनका प्रांत का व्यवस्था क्या है, या हम कह सकते हैं प्रांतीय विभाजन या साम्राज्य का विभाजन, ठीक है ना। किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया था पूरे उसको, तो ध्यान रखिएगा। इसमें ऊपर तो स्वराज तो था ही, सबसे ऊपर कौन है? स्वराज। स्वराज के नीचे होते थे प्रांत, ठीक है ना, और प्रांत को कहते थे सरसूबा। सरसूबा, ठीक है ना। और सरसूबे का जो मुख्य अधिकारी होता था सरे कारकुन कहलाता था। सरे कानकुन या सरसूबेदार। सरे कानकुन या सरसूबेदार। सर सूबेदार ये होता था, ये इसका अधिकारी होता था, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करें तो प्रांत के नीचे होते थे महाल। महाल कहलाते थे, ठीक है ना, महाल। और यहां का अधिकारी होता था सर हवलदार। सर हवलदार। और महाल के नीचे होते थे तरफ। तरफ या तरफ, कहीं पर तरफ लिखा होता है, कहीं पर तरफ है,
महल के नीचे तरफ होते थे और इनका अधिकारी होता था हवलदार। हवलदार, ठीक है ना। और उसके नीचे होते थे आपके और गांव, और गांव का अधिकारी होते थे पटेल। गांव के अधिकारी पटेल या पाटिल, जिन्हें मुखिया कहते थे, पाटिल। इस तरीके से उन्होंने अपने इस कंसेप्ट को डिवाइड किया हुआ था, सारी चीजें कर रखी थी। और इसमें ध्यान रखिएगा, उनके समय में कुछ प्रांतों की हमको जानकारी मिलती है। कुछ प्रांत जो हैं, एक था उत्तरी प्रांत, उत्तरी प्रांत उनके समय में, और उत्तरी प्रांत का जो सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया था वो था मोरो त्र्यंबक पिंगले। मोरो त्र्यंबक पिंगले ये बनाया गया था, ठीक है ना। इनके अधीन था, यानी कि सूरत से लेकर के पूना तक का जो क्षेत्र था वो इसमें था। एक था दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ये रहा। इसके थे आपके अन्नाजी दत्तो, अन्नाजी दत्तो। और इस क्षेत्र में कहां से कहां तक था, सतारा से लेकर के कोल्हापुर तक का क्षेत्र था इसमें शामिल। एक था आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र था, ठीक ना। सॉरी, जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है उसमें था आपका कोंकण और समुद्र तट का किनारा, पश्चिमी क्षेत्र वाला, ठीक है ना। और इसमें था सतारा से लेकर के बीच का जो क्षेत्र है कोल्हापुर वाला, इसमें क्षेत्र आता है। और इसके थे दत्तोजी पंत, दत्तोजी पंत इसके अधिकारी थे। और एक था आपका सबसे दक्षिणी राज्य, दक्षिणी राज्य। ये चार प्रांतों की विशेष तौर पर हमको जानकारी मिलती है। और इसके जो अध्यक्ष थे, जो हेड बनाए गए थे, जो प्रमुख थे, वो थे रघुनाथ पंत हनुमंतैया। रघुनाथ पंत हनुमंतई, ये रहे हनुमंतैया या हनुमंतई। ये आपके प्रमुख प्रशासन के विभाजन और उनके प्रमुख प्रांतों के बारे में मैंने बता दिया। हो सकता है आपसे ये चारों मैचिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शिवाजी के समय में क्या क्या था, किस किस तरीके से था। तो इस तरीके से विभाजन है, ये न्याय प्रशासन है, ये सैन्य प्रशासन, ये उनका राजस्व प्रशासन के बारे में सारी चीज मैंने डिस्कस कर दी। ये उनके अष्टप्रधान के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। और ये उनके स्वरूप और उनके केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में मैंने सारी चीजें कर दी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके आप लोग नोट्स बना लेंगे तो इसके बाहर आपको कुछ और करने की, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रारंभिक परीक्षा में देखिएगा आप लोगों को इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इतिहास पढ़ें और इतिहास में इंटरेस्ट आए तो आप 300 प्लस नंबर के लिए मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय ले सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से। और जितना मैंने पढ़ाया है ये आज प्रशासन वैकल्पिक विषय में, उसका कोई भी फैक्ट हमारे लिए उपयोगी नहीं है। फैक्चुअल पोर्शन जितना भी है वो कोई भी उपयोगी नहीं है। इसलिए इतिहास वैकल्पिक विषय का सिलेबस जीएस के सिलेबस से आधा कम है। इसमें अभी तक मैंने पिछले 3 दिनों में जो क्लास ली है उसमें से केवल एक था मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, वो केवल ऑप्शनल का टॉपिक है, बाकी सब जीएस के टॉपिक है। अब आप खुद सोचिएगा कि हमें जीएस में ज्यादा पढ़ना है या ऑप्शनल में। इसलिए कहीं सुनी बातों पर मत जाइए, कम से कम सिलेबस के साथ इतिहास को तैयार कीजिए, कंसेप्ट पढ़िए आराम से। और जीएस तो पढ़ना ही है, और जितना जीएस पढ़ लोगे उसमें से आपका ऑप्शनल का बहुत कुछ कवर हो ही जाना है, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिए और मेरे साथ जुड़िए। 14 मई तक इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी जस्ट एक क्लास हुई है
जिसमें मैंने अभी इंट्रोडक्शन ही मैंने स्टार्ट किया है, तो आप एम के लाइव कोड यानी कि मेरे कोड के साथ इस बैच को मात्र 14,999 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप 2026-2027 में चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक हो, प्रॉपर आईएएस मिले, तो डेफिनेटली इसको ले सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, इतिहास विषय की 2 चीजें मैं बताऊंगा। यूपीएससी के सभी सब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन की लिस्ट में 4थे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसमें होते हैं, 4थे सबसे ज्यादा। और दूसरी चीज, हिंदी माध्यम के अब तक के जितने भी टॉपर रहे हैं उनमें से 90% से ज्यादा टाइम जिनका ऑप्शनल रहा है वो हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें इतनी एबिलिटी है। तो अप्रैल बैच को फटाफट ज्वाइन कीजिए और 300 प्लस नंबर ला करके अपनी सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं आपके साथ हूं, ऑलवेज विद यू। यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल आईडी पर, और ये टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मुझे यहां कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड एम के लाइव लगाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और ये है मेरा टेलीग्राम वार कोड, जिसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।